बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो नंबर गेम है इस पर बड़ी तब्दीली आई है। वफाकी हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी मिल गई है कौमी असम्बली में, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अगरचे हुकूमत और अपोजिशन के मेंबरान में फर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन इस फैसले के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 अरकान अब आज़ाद करार पाए हैं उसने इस गैप को बहुत कम कर दिया है। अगरचे चेयरमैन पीटीए बैरिस्टर गौर खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान थे अब इस फैसले के बाद वो ऑटोमेटिकली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स तस्वर किए जाएंगे, और उन्होंने इस फैसले पर अपना रद्द अमल भी दिया। हुकूमत की जानिब से यह कहा गया कि फैसला जो आया है उसने 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जिसमें आइन को रीराइट किया गया था उसको अब आइन और कानून के मुताबिक ठीक कर दिया है। इस हवाले से जरूर बात करेंगे कि अब क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो पहले ही हॉट वाटर्स में है सानिया स्वात के वजह से, जिसमें आपके इल्म में है बदकिस्मत सयाह स्वात आए थे, वहां पर दरियाए स्वात में तुगयानी में फंसे और फिर उन्हें बर वक्त रेस्क्यू ना किया जा सका और वो फिर अनफॉर्चुनेटली शहीद हो गए। इसके बाद हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इंतजामी तब्दीलियां भी की। जो डीसी स्वात हैं जिनको हमने अपने शो में भी लिया था फ्राइडे को जब ये इंसिडेंट हुआ, उन्हें मुअत्तल किया और जो तजावीज़ात हैं उस हवाले से भी इकदाम उठाए हैं। लेकिन जैसे अंग्रेजी में कहते हैं टू लिटल एंड टू लेट। इस तमाम सिचुएशन को आज की नशिस्त में अहाता करेंगे। फिर आज एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने साबिक वज़ीर दाखिला और सीनियर सियासतदान चौधरी निसार अली खान साहब से मुलाकात की है। उनके पुराने दोस्त रफ़ीक भी हैं, बड़ा अरसा PMLN में गुजरा है चौधरी निसार साहब का, और जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी 2013 से 2017 फिर बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से नाअहल करार पाए, चौधरी निसार अली खान उस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला थे। ऑब्वियसली जब दो सियासतदान मिलते हैं तो उसमें सियासत जो है वो डिस्कस हुई होगी। इन तमाम अमूर का अहाता करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जब हम गुफ्तगू कर रहे होंगे तो फिर वो जो इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान मीर अली में, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर बारूदी सुरंग से टकराया गया भारत के स्पॉन्सर खवारिज के लोगों ने, और उसमें 13 जो फौजी हैं वो शहीद हुए हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले से मैं भी ज्वाइन किया है सेनेटर डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक पर है, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया अहमद बिलाल महबूब साहब ने, पिलडेट के सरबराह हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। और कुछ ही लम्हों में हमें ज्वाइन करेंगे अंजुम अकील खान साहब जो मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। मैं दोनों मौजूद में उनको फॉर्म करूंगा। अहमद बिलाल महबूब साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। आप इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा किस तरह देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया उसके बाद कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो नंबर गेम्स है, क्या उसमें जौहरी तब्दीली आपको भी नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया अनवार साहब। देखिए, जो केस था रिजर्व सीट्स वाला, ये बहुत कॉम्प्लेक्स केस था, ये आसान केस नहीं था। कॉम्प्लेक्स इसलिए था कि इस नौयत का ये पहला केस था, पहले कभी इस किस्म की सिचुएशन फेस नहीं की गई। किसी पार्टी को सिंबल से महरूम नहीं किया गया पहले, चुनाचे वो फिर अपने सिंबल पे इलेक्शन ही लड़ सकी, उसके उम्मीदवार इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुए वगैरह वगैरह। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स केस था जी और इसके ऊपर दो बड़ी पैरेलल लीगल ओपिनियंस हैं। मैं पहले अपनी ज़ाती राय को बता दूं कि मेरी ज़ाती राय ये है कि ये सीटें, मुझे तो ऐसे लगता था कि ये PTI ही की सीटें हैं, उन्हीं को मिलनी चाहिए ये रिजर्व सीट्स। इंसाफ का तकाजा तो ये था, जी लेकिन इंसाफ के मामले में जो कानून का पहलू था वो पूरी तरह कवर्ड नहीं था। इस अगर मेरी ख्वाहिश के ऊपर को पूरा किया जाए तो उसके लिए कानून उसको सपोर्ट नहीं करता था पूरी तरह। जी यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कानून के तहत फिर वो जस्टिस अमीन और रफ़ीक अफ़गान साहब, इन दोनों के फैसले में वो पॉइंटेड आउट है पूरी तरह से कि बर वक्त फिर वो लोग शामिल नहीं हुए। PTI इसके लिए केस ही उनका नहीं था, वो तो मौजूद ही नहीं थे, पार्लियामेंट्री पार्टी भी मौजूद नहीं थी वगैरह वगैरह। तो एक तो केस ये था कि छोटे छोटे अगर ये कानून और आइन के पहलू थे जी उनकी बुनियाद पर फैसला किया जाए तो फैसला वही है जो इस वक्त जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने रिव्यू पिटिशन में दिया है।
लेकिन एक दूसरी भी शिक है। हमारे आइन का आर्टिकल है 187, जी। जो सुप्रीम कोर्ट को ये हक देती है कि वो कंप्लीट जस्टिस कर दे इन टेक्निकल चीज़ों को खातिर में लाए बगैर। तो उससे पहले जो फैसला किया था, मेजॉरिटी डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, वो उसी कंप्लीट जस्टिस पे था। ठीक। तो ये दो कंटेंशन थी कि क्या आइन और कानून के अंदर दी गई चीज़ों पे अमल किया जाए या कंप्लीट जस्टिस किया जाए। तो पहला फैसला जो था वो कंप्लीट जस्टिस का था, और रिव्यू पिटिशन का फैसला वो आइन और कानून में दी गई जुजियात का था। ठीक। मेरी जाती राय मैं आपको बता चुका हूं। जी। लेकिन ये बहरहाल आपके दूसरे सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब ये है कि यकीनन चूंकि अब ये फाइनलिटी हो गई है इस फैसले में, रिव्यू पिटिशन के बाद और कोई रास्ता बाकी नहीं है, तो इसके मुताबिक ही सीटें एलोकेट होंगी। तो कौमी असम्बली में तो वाज़े नज़र आता है कि PMLN लेड कोalition और उसके साथ भी पीपल्स पार्टी भी उनकी एलाई है। जी। तो उनको मिल मिला के 2/3 मेजॉरिटी बहुत कंफर्टेबली मिल जाएगी असम्बली के अंदर। जी। और जो जो आप समझते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी है, वो PMLN और उनके एलाइज को नहीं मिलेगी। वो अभी भी डिपेंडेंट रहेंगे PPP के, सही। लेकिन फर्क बहुत कम होगा। अगर वो कुछ और लोगों का साथ मिला लें तकरीबन 12 के करीब, तो फिर वो पीपल्स पार्टी की के मोहताज नहीं रहेंगे सिंपल मेजॉरिटी के लिए। तो सही। ये जौहरी फर्क तो ये आया है इस फैसले के बाद। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आप किस तरह देख रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तो बहुत ही ऑड सिचुएशन है ना, कि वहाँ जो पार्टियां हैं वो माइनॉरिटी में हैं, लेकिन उनको जो सीटें मिलने के बाद अब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का फर्क है, वो बहुत थोड़ा रह जाएगा। तो उस सिलसिले में चूंकि अब बहुत से लोग ये कोशिश करेंगे, और हो भी सकती है कि वो अदम एतमाद की तारीख पेश कर दें, तो जो पहले मुमकिन नज़र नहीं आ रही थी, अब वो इम्कानात के अंदर शामिल है। ठीक। लेकिन फिर भी चूंकि डिफेक्शन क्लास भी लागू होगी और ये लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर शुमार होंगे, तो ये आसान नहीं होगा। ठीक। लेकिन बहरहाल चूंकि फ़र्क कम है, तो स्टेबिलिटी जो PTI की हुकूमत की है वो थोड़ी सी मुतर हो जाएगी। और इस किस्म के हालात जैसे आपने सवात के बताए, कोई बिल्कुल। ऐसे क्राइसिस और आ जाते हैं, तो फिर हुकूमत डगमगा सकती है। सर, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे होना नहीं ख्याल में। चाहिए। जरा मेरे साथ रहिएगा अहमद बिलाल महबूब साहब। अंजुम वकील साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, इनका हमने तारुफ करा दिया था। सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। सेंटर हमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी इजाज़त से अहमद बिलाल महबूब साहब की गुफ्तगू सुनी। अब जरा सेंटर हमायूं साहब का मौका ले लेते हैं। हमायूं साहब, सर PTI की मुश्किलात में इजाफा होते हुए दिखाई दिया जा रहा है। पंजाब असम्बली में भी आपके 26 अरकान जो हैं उन्हें जो है मुअत्तल किया गया है हुल्लड़बाजी के सबब। और खैबर पख्तूनख्वा में जैसे अहमद बिलाल महबूब साहब कहते हैं फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि इस फैसले से 35 अरकान के आज़ाद होने, फिर अंजुम वकील साहब और दीगर जमातों को मखसूस नशिस्तें मिलने से वहाँ सिचुएशन जो है वो इतनी अब सादा और आसान आपके लिए नहीं रही। ऊपर से ये जो स्वात का वाक़या हुआ है, तो आपकी जमात बिलखसूस क्योंकि बिला शिरकत गैर थर्ड टर्म से आप लोग इक़्तिदार में खैबर पख्तूनख्वा में, तो कड़ी तनकीद का निशाना बन रही है कि आपने अभी तक रेस्क्यू 1122 को इस तरह जो है वो खड़ा ही नहीं किया जा सका। और स्वात जैसे एरिया जो कि टूरिज्म का सबसे अट्रैक्टिव स्पॉट है, वहां इस तरह का दिल खराश वाकया होना, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? या कनस्ताइन, देखिए आपने दो क्वेश्चंस उठाए हैं, तो अगर मैं दोनों को आंसर करूंगा तो मुझे टाइम देना होगा, नहीं तो मुझे प्रेफरेंस दे दे कि मैं पहले एक को आंसर कर लूं, फिर दूसरे सेगमेंट में दूसरे को आंसर कर लूंगा, ठीक है? लेकिन मैं या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह देता हूं कि पहले मैं टच करता हूं ये जो आपने जो स्वात के वाक़े पे कहते हैं। देखिए, जब आपके स्वात के वाक़े को डायसेक्ट करेंगे तो आप उसमें चार चीज़ें देखेंगे। बहुत दिल दुखाने वाला वाक़या है और दिल दुखता है जब भी वो देखते हैं, लेकिन उसमें नंबर 1 जो लोग थे उनकी क्या गलती थी, जो वहाँ का होटल था अगर था तो, या अनमैन्ड एरिया है वहाँ पे क्या गलती थी, वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या गलती थी, वहाँ की सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन की क्या गलती थी। एंड नंबर 2, ये चूँकि जिसे हम कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर, इसमें जो NDMA है उसको जब पता चल गया था, मुझे ये बात बताएं वहाँ से हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेजा गया। ये और ये चीज़ें आप एक चीज़ समझ लें, ये जो पानी होता है, जो आपका रेला आता है, इसको कोई
इंसान रोक नहीं सकता, कोई कश्ती जा नहीं सकती, कोई गोताखोर जा नहीं सकता। मुझे समझ नहीं आती गोताखोर को कौन कर रहा है। ये कौन लोग हैं जो कह रहे कि गोताखोर होना चाहिए था, या रस्सियां फेंकनी चाहिए थी, या ड्रोन से फेंकनी चाहिए थी। हेलीकॉप्टर हो खुदा सकता के था। बंदो, एक बात याद रखें, कल एक मिनट है, हेलीकॉप्टर के अलावा, और वो भी वो हेलीकॉप्टर जो आर्मी के पास होता है, ये चीफ मिनिस्टर वाला हेलीकॉप्टर नहीं, या किसी मिनिस्टर वाला हेलीकॉप्टर नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर वाला हेलीकॉप्टर नहीं सर जी। ये स्पेशल मिशन होते हैं, इसमें हर एक होता है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आपको पता होगा कैलिफोर्निया में आग हमेशा लगती है, हर साल लगती है, एंड दे हैव गॉट द बेस्ट फायर फाइटर्स इन द वर्ल्ड, एंड दे हैव गॉट द बेस्ट इक्विपमेंट। लेकिन इस साल जो आग लगी थी उसने हॉलीवुड जला के रख दिया था पूरा। ये जब नागहानी आफत आती है, उससे अल्लाह ताला की, सिर्फ उससे अल्लाह ताला से आपको माफी मांगनी चाहिए कि ऐसी चीज ना हो। लेकिन जिस चीज का आपने जिक्र नहीं है कि अनवार साहब, आपने उन 20 बच्चों का जिक्र नहीं किया जो नागहानी आफत की वजह से नहीं, नो नालायकी आफत की वजह से आई हुई थी पंजाब में, जिसमें 20 बच्चे मर गए। उस नालायकी आफत की आपने जिक्र नहीं किया, जहां पे एक ही अस्पताल में, एक ही वार्ड में 20 बच्चे मर गए, और वहां पे आपको कुछ नहीं किया। नहीं, गलत हुआ है सर। अगर टोटल कंट्रोल में था, नहीं, वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मिनट है ना, आपने जिक्र नहीं किया ना, आपने जिक्र नहीं किया ना, तो मैं तो आपको याद दिला रहा था। वो हो जाता है तुझे याद हो के ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं जरा जो इंपॉर्टेंट इशू है। जी जी, देखिए एक बात याद रखिए, जो सुप्रीम कोर्ट होती है ना, सुप्रीम कोर्ट आपको किसी चीज को रोकती नहीं है, वो एक्सटेंड कर सकती है। मैं एक दो मिसाल दे देता हूं जो सिद्दीकी साहब ने भी दिए थे। वो पीएलडी केस 2024 में था, जहां पे 90 डेज में इलेक्शन नहीं हो सकते तो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था, या फिर 1988 के इलेक्शंस थे उसको भी एक्सटेंड कर दिया था, तो वहां पे एक्सटेंशन हो सकती है। अब थोड़ा सा टाइमलाइन देखें। सबसे पहले हमसे जब बल्ले का निशान हट गया, ठीक है रहने दे, बाकी लोगों के इलेक्शंस भी हमारी तरह होते हैं, हमसे ज्यादा पैड़े होते हैं, लेकिन मान लिया कोई बात नहीं, हमसे निशान ले लिया। ठीक। अब वहां पे एक चीज है, बड़ी अजीब बात है, 11 जजेस ने कहा है कि इसमें ये क्या ये सीटें जो है ना, ये है पीटीआई की, लेकिन कैसे उसका नहीं पता। उन 11 में से 8 ने कहा है कि हम बताते क्या करते हैं। उन्होंने जो 24 दिसंबर की डेडलाइन थी, जिससे पहले आपने अपने सर्टिफिकेट जमा करने थे, अब फैसला आ गया ना वो केस क्यों नहीं पे, जमा हुए? क्यों डॉक्टर साहब कतक लाइन एक मिनट है ना, फैसला आ गया, तो मैं फैसले बता रहा हूं ना, सुन लेना। ये फैसला जस्टिस मुनीर के फैसले से ज्यादा गंदा फैसला है। ये वो फैसला है जिसने इस मुल्क की जो बेसिक फंडामेंटल राइट है ऑफ द वोट, उसको नेगेट किया है। अब इसको कैसे करेंगे डील? ये याद रखिए, सवाल ये कि आप इसको पॉलिटिकली कैसे टैकल करेंगे, और लीगली क्या ऑप्शंस है? लीगल ऑप्शंस तो हमारे पास अली बुखारी साहब जुम्मे को मौजूद थे। मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये जो 7 जजेस जिन्होंने इसके हक में फैसला दिया है, ये सारी जिंदगी इनकी औलादें इस फैसले को कैसे डिफेंड करेंगी? सर वो अली बुखारी साहब हमारे शो में थे फ्राइडे को। जिस हरूफ में लिखे जाएंगे, मैं तो जस्टिस मुनीर की आप किसी औलाद से पूछ लेना कि मेरे बाप दादा ने क्या किया। अच्छा, अब आप कैसे डील करेंगे? मैं तो सर खुदा आपसे के लिए मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमायूं साहब अली बुखारी साहब से कर लेते। ये मुझे बताएं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है, इसको डील कैसे करेंगे ये मुझे बताएं सर। इसका फैसला वो तो आपके कमेंट्स तो आ गए। देखें इस तरह है। मैं आपको अनवार साहब एक बात बता देता हूं, जिस मुल्क में अदल ना हो, उस मुल्क में अगर मैंने ये कोट पहना हुआ है ना, आपके पास डंडा है, आपके पास जोर है, आप आके मेरा ये कोट छीन के कह सकते हैं ये कोट मेरा, हुमायूं तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। मैं चला जाता हूँ अदालत में, अदालत कहती है हुमायूं इसकी रसीद दिखाओ। मैं कहता हूँ यार 6 महीने पहले खरीदी थी, रसीद नहीं है। तो वो कहते हैं बस फिर तो ये सर फिर ये आप मिसालें दे रहे हैं, कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं है इस किस्म की अदालत हो। सर मेरी बात सुने ना, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी वहां होती है जहां कोई रूल्स होते हैं। यहां पे तो जंगल का भी कोई कानून होता है, यहां तो वो भी कानून नहीं है। यहां तो इस तरह है कि मैं खाना खा रहा हूं, आपने मेरे हाथ के आगे से जो हड्डी है वो फेंक दी है, वहां पे आके उसने खा ली है, वो हड्डी खा ली है और मजे करके चला गया। अंजुम वकील साहब के पास आते हैं, आपका जवाब आ गया। अंजुम वकील साहब, आपने सुना शदीद गुस्से में है सेनेटर हुमायूं साहब, तो क्या कहेंगे आप? आपके लिए विन विन सिचुएशन है, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है वो बड़ी ज्यादती हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इनसे ये पूछें कि ये हालात पैदा क्यों हुए? ये इस पार्टी की नालायकी की वजह से हुए हैं।
देखिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा देते इन टाइम तो ये इनको ये आज ये वक्त ना देखना पड़ता। इन्होंने इनके कहीं नज़रें कहीं किसी और जगह थी, पार्टी के या डिसिप्लिन पे या जो कानून है उसके नज़र ही नहीं थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करेंगे तो फिर हम आगे जाएंगे। एक तो पहला इनको अपनी गलती वो तस्लीम करनी चाहिए, फिर एक ऐसी पार्टी को इन्होंने चुना जिसकी अपनी कोई सीट ही नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कोई अपनी सीट ही नहीं है। तो ये अपनी गलतियों से एडमिट करें कि आज जो दिन देखना पड़ा है इस वजह से देखना पड़ा है। और दूसरा ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मैं समझता हूँ आइन और कानून के मुताबिक है। बिल्कुल ये जो अभी हमारे भाईजान कह रहे थे कि जज अपनी राय का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आइन और कानून की बात अगर आइन कानून है तो उसके मुताबिक बिल्कुल सही फैसला है। और उस फैसले के मुताबिक आज हमारी मरकज़ में भी माशाल्लाह हमारी तकरीबन 236 सीटें हो गई हैं, 236 टू थर्ड मेजॉरिटी हो गई है। और KPK में भी हमारी 52 है, इनकी 58 है। अच्छा, 6 सीटों का फर्क रह गया है। 6 का तो नहीं, ज्यादा का फर्क है। 6 का फर्क अच्छा, रह गया मैच कर लिया आप लोगों ने, मतलब 6 सीटों का 6 सीटों का फर्क रह गया। लेकिन आप ये देखें कि हमने 2018 के इलेक्शन में हम चाहते तो हम डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, सर मैं आ रहा हूं। हम चाहते तो KPK भी हुकूमत बना सकते थे। हम चाहते तो जो पंजाब में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं था 2018 में, तो हम चाहते तो वो भी कोशिश कर सकते थे। लेकिन हमने उनके मैंडेट को कबूल किया और अच्छी तरह हमने अपोजिशन की। अब इन पे इंसार है कि ये एक अच्छी अपोजिशन करें, अपने लोगों की बात करें जिन लोगों ने उनको इलेक्ट करके भेजा है, कि बजाय सवाल इसके इनके पास एक ही सवाल है कि जी कैदी नंबर 408 804 कैदी नंबर 804, इसके अलावा कोई असम्बली में दूसरी बात ये नहीं करते, तो अपनी अवाम की बात नहीं करते। इसलिए इन्हें अब हम तो ये कहेंगे कि हम बिल्कुल इनको डिस्टर्ब नहीं करते, ये हमें डिस्टर्ब न करें, अपनी सही अपोजिशन करें जिसके लिए अवाम ने इनको भेजा है, अपने मसाइल की निशानदेही करें और हुकूमत के साथ तावन करें, अपने लोगों के मसाइल हल करें। अगर आप देखें आज 15 साल हो गया इनकी KPK में हुकूमत है, उनकी उसका रिजल्ट आपने देख लिया। कह रहे हैं कि जी हेलीकॉप्टर खास किस्म का होता है, 15 कैलिफोर्निया में आग लग गई थी, 15 इस पे नहीं साल काबू हुकूमत किया हो जा गए हैं सका। और इनको आप देखें फ्लड अलर्ट इनको जारी हुआ था, जाग तो नहीं हुआ था। इसलिए पेशकीन को बात चलो इनके पूछें कि अगर फ्लड अलर्ट जारी हुआ था तो क्या आपने वहां पर कुछ साइन बोर्ड लगाए थे? क्या आपने वो रिवर बैंक बंद कर दिया था? अभी आप कह रहे हैं जी वो होटल वालों की गलती है, वो लोगों की गलती है। भाई आपकी हुकूमत किस लिए है? हुकूमत को चाहिए कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है, यानी आप जा सकते, ये आपने कुछ किया? देखें आप टूरिस्ट जाते हैं, टूरिस्ट वहाँ की आपके गार्ड होते हैं, वो गार्ड आपकी कहाँ थी? आपके 1122 कहाँ थी? सारे जो है उधर बैठ के सेल्फियाँ लोग बना रहे थे, अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन किसी ने कदम नहीं उठाया। और इनके 1122 भी 1 घंटे बाद पहुँचा है और बाकी इदारे भी 1 घंटे के बाद पहुँचे और उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थी, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, वो भी आगे खड़े खड़े होकर देख रहे थे। तो ये हालात हैं। इनको 15 साल में अगर ये नहीं सीख सके थे उसके बाद वो कब सीखेंगे? कंटिन्यूस हुकूमत इनकी है। तो ये बात करते हैं, फिर पंजाब की बात करते हैं, 20 बच्चों की बात कर रहे 20 बच्चों की बात करते हैं। बात यह है कि आप देखेंगे आपने 15 साल में अपने मुल्क अपने के सूबे में क्या किया। आप अगर मुकाबला करना चाहते हैं पंजाब से करें, अगर 1 साल में जो तब्दीली आई है आपकी 15 साल में तब्दीली आई। ठीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद साहब के पास जाता हूँ। जी सर, अहमद बिलाल महमूद साहब, सर आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने अंजुम अकील साहब की भी गुफ्तगू सुनी, सेंटर हमारी साहब ज़ाहिर बात है अपना अपना जवाती मौक़िफ़ दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बजट की जिस दिन पास हो रहा था तो आई वॉज देयर इन द प्रेस गैलरी, ही वॉकड ओवर, उन्होंने हैंडशेक उनका हुआ बैरिस्टर गौहर खान साहब जो चेयरमैन है PTI के और असद कैसर साहब, और उन्होंने वहाँ कहा कि हमें बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए। क्या इस पे अब आपको मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह यहाँ पर भी डिस्कशन हो रही है और अपनी अपनी पोजीशन पे हार्डन्ड है, बातचीत होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं? अहमद बिलाल महमूद साहब, अनवार साहब, रास्ता तो आगे चलने का इसके अलावा और कोई नहीं है। आप असेंबली में बात करें, असेंबली से बाहर बात करें, किसी और फोरम पे करें, लेकिन आपको एक वर्किंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जी, आप अपने मौकफ से बिल्कुल पीछे ना हटें, PTI भी अपने मौकफ से पीछे ना हटे, लेकिन आप सिस्टम के अंदर एक डिस्ट्रप्शनिस्ट की हैसियत से अगर चलेंगे तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। आपको बात करनी चाहिए। जैसे आप देखें ना, जमहूरियत में बातचीत किए बगैर चारा नहीं है। अब आपको नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना है, 2 मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन जो है लॉन्ग ओवरड्यू हो चुके हैं। उसके लिए आइन ये कहता है कि आपको बाहमी मशावरत करनी चाहिए।
लीडर ऑफ द अपोजिशन को और प्राइम मिनिस्टर को, वो अभी तक तो नहीं हुई। तो वो मुशावरत होगी तो आगे बात चलेगी ना। हाँ, आप डिसएग्री करें, लेकिन आपको एक बार मुशावरत करके या एग्री कर लें या डिसएग्री कर लें। तो इसलिए मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर का जो जेस्चर है ये बहुत मैच्योर बात है। वो उनके कोई इख्तलाफात पीटीआई से ख़त्म नहीं हो गए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये एक वर्किंग रिलेशनशिप चले। 2013 के इलेक्शन को पीटीआई ने कबूल, 2018 के इलेक्शन को पीएमएलएन ने कबूल नहीं किया था, लेकिन वो भी साथ चलते रहे थे। हत्ता कि उनको मौका मिला तो उन्होंने हुकूमत के खिलाफ तहरीक एतमाद कर दी। पीटीआई को भी यही करना चाहिए, मौका तलाश करना चाहिए और जमहूरी तरीके से चाहें तो फिर उस वक्त हुकूमत बदल दें, वरना अगले इलेक्शन का इंतज़ार कर लें। मेरे ख्याल में इस वक्त जमहूरी जो रूल्स ऑफ द गेम है उन्हीं के मुताबिक ही गेम खेल सकते हैं। अगर आप कोई दूसरी गेम खेलना चाहेंगे तो मुल्क का भी नुकसान होगा, पार्टी का भी नुकसान होगा। सेनेटर हमायूं साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ऑफर की बात सामने आई, आपने अहमद बिलाल महमूद साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी मुतवाज़न गुफ्तगू की है कि रूल्स ऑफ द गेम, तो इन्हीं रूल्स ऑफ द गेम में आपने भी सियासत करनी है, जो वकील साहब ने भी करनी है और दीगर सियासी जमातों ने भी करनी है। तो सर कोई वर्किंग रिलेशनशिप तो डेवलप करें ना। आप सेनेट में हैं, ये असम्बली में है, अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस, कभी आप ट्रेजरी पे थे, ये अपोजिशन में थे, ये तो सर चलता रहता है सिलसिला। कोई बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो ताकि इस तरह के सानेहात में पॉइंट स्कोरिंग के बजाय कोई हम अमल की तरह, जैसे कहते हैं सोल्यूशन बेस्ड गुफ्तगू हो। देखिए, इस तरह है अनवार साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी कहा है वो तो देखा जाएगा। एक बात याद रखिए, सिंपल सी बात है, जो रिव्यू पिटीशन होती है और जिसकी ज़िक्र हमारे कहा भी गया था उसमें सुप्रीम कोर्ट में कि 10 मेंबर बेंच जो है वो 13 मेंबर बेंच के डिसीजन को रिव्यू कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। अब उस पे अगर आप बिल्कुल ही बदल दें उस चीज़ को जो कि होता है, मतलब 13 मेंबर सुप्रीम कोर्ट का बेंच के फैसले को अभी 10 मेंबर बेंच को वो बदल दें, ये हो नहीं सकता। नंबर 2, अभी बात हुई थी, अकील अंजुम साहब ने बात की थी, उन्होंने कहा था कि जो इन्होंने इलेक्शन नहीं कराया था वो तो बल्ले का निशान चला गया ना। लेकिन बल्ले के निशान के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने उसका इंटरप्रिटेशन किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पार्टी ही रजिस्टर नहीं किया, मसला तो उधर है। अच्छा। उसके बाद आरओज ने हमारे जो हम लोग जब वो कर रहे थे, अपने फॉर्म्स दे रहे थे, उन लोगों ने हमारे वो फॉर्म्स ले ही नहीं रहे थे कि ये पीटीआई के। उन्होंने कहा पीटीआई पार्टी ही नहीं है, हम आपके फॉर्म्स लेंगे ही नहीं जिसमें पीटीआई लिखा हुआ है। आप बताएं मैं क्या करूंगा। नंबर 3, जब आप ये कहते हैं कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास मेंबर नहीं थे, मुझे बचाए 2018 में बलूचिस्तान में बाप पार्टी के पास कोई सीट भी नहीं थी, बाप पार्टी थी भी नहीं और बाप पार्टी के पास लिस्ट भी नहीं थी, उसको क्यों दे दी थी? तो जब ये सारे प्रेसिडेंट्स होते हैं, और ये याद रखें इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो 2024 का 12 जुलाई का डिसीजन था, इसमें और जो 1988 में बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक के दरमियान का जो डिसीजन था, इनमें एक चीज़ कॉमन थी। इन दोनों ने यह किया था कि उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी को बिल्कुल हटाने की कोशिश की थी और आज आपने पीटीआई को हटाने की कोशिश की। आप 12 के फैसले की बात करें, उसको नहीं होने दिया। उस पे तो आपको सर 12 जुलाई 12 जुलाई 2000 सुन ले 12 जुलाई 2024 की बात कर रहा हूं और मैं उसके साथ दूसरी बात कर रहा हूं जो जुलाई 1988 का फैसला था, बेनजीर भुट्टो वर्सेस प्रेसिडेंट। अच्छा। उसमें उन्होंने, प्रेसिडेंट साहब ने यह कहा था कि सारे दोबारा से रजिस्टर करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पीपल्स पार्टी को उसमें से हटा नहीं सकते, एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप उनको खत्म नहीं कर सकते। तो एक उस वक्त की चीफ सुप्रीम कोर्ट थी, एक आज की सुप्रीम कोर्ट है, इनमें बड़ा फर्क है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ये है, इन दोनों डिसीजन में जो गलत काम करने वाली पार्टी है वो एक ही है, माशाल्लाह नजर बदूर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अच्छा। उधर भी बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी को के खिलाफ उनको इलेक्शन से हटाने वाले कौन थे? ये लोग थे। अच्छा। आज कौन है? ये लोग हैं। तो चले आप में और पीपल्स पार्टी में कुछ कदरें मुश्तरक हो गई हैं जो वकील साहब।
वो कह रहे हैं कि वो और पीपल्स पार्टी में है, लेकिन आप नहीं दोनों नहीं तो आप ही देखिए, थे। नहीं 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 नहीं, आप पढ़ नहीं रहे, आप पढ़ नहीं रहे, आप पढ़ नहीं रहे, आप पढ़ नहीं रहे, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं समझ गया वो हूं, जो मैं- जजमेंट आई थी 1988 में, सर, मैं समझ गया हूं उसमें आपकी बात। पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने के लिए जो लोग गए थे वो ये लोग गए थे। ठीक है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जेन्युइन फैसला दिया एक आमिर के खिलाफ। इस दफा सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई में इन आमिरों के खिलाफ दोबारा डिसीजन लिया कि नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी है, आप लोग उसको हटा अगरचे- नहीं सकते। अगरचे ये भी और एक हकीकत उसके है। ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। हमारे साहब ऐसी ये भी एक हकीकत है, उसमें आप लोग मुद्दई नहीं थे। जो 12 जुलाई का फैसला आया है, यू आर नॉट पार्टी टू द केस। सर जी बात सुन्नी नहीं है, इत्तेहाद देखिए, काउंसिल था। एक मिनट है जय, ओ सर जी, सर जी, सुन्नी ओ सुन्नी सर जी, इत्तेहाद ओ काउंसिल सर था, जी, आपके लिए मेरी बात प्लेजेंट सुने, मेरी सरप्राइज बात आया सुने। था। और सर जी, ओ अनवार साहब मेरी बात सुने। जी, जी, जी। 24 दिसंबर का डेट थी। आरओज हमारे फॉर्म्स ही नहीं जमा कर रहे थे कि ये पीटीआई का है। उन लोगों ने मेरा जो नुक्ता हमारी कुछ और था। सुनवाई मेरे नहीं ख्याल कर में रहे मेरा थे। वो जाविद- कहते नहीं, अपने फॉर्म में हटा दो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको आपके नुक्ता को मैं बता रहा हूं ना कि क्या है। आप कह रहे हो कि आप लोग तो पार्टी ही नहीं थे। जी, जी, नहीं थे भाई, ना। हमें तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमें एज अ पॉलिटिकल पार्टी गलत डिसीजन किया था कि ये पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। उस डेट को एक्सटेंड किया गया। 24 दिसंबर की डेट को एक्सटेंशन मिली है कि आप लोग अभी बताओ कि आप मेरा किस सवाल पार्टी ये से नहीं है, हो। मेरा और नुक्ता ये है कि जो within आप लोग कानून जो है, पिटिशन ये आप- लार्जेस्ट जस्टिस में है। मेरा सवाल यह है कि यू आर नॉट द पिटिशनर। जिस केस में सर- आप लोग पिटिशनर नहीं थे, सर, और इस पे सर, सुन्नी सर, इत्तेहाद सर, काउंसिल सर, और दीगर सर, लोग गए थे। बात पिटिशनर की होती है। बात एक मिनट है जय सर जी। बात आप पिटिशनर नहीं की थे, आप होती, लोगों को- जैसे अभी पहले बात हुई थी। सर सुन ले लार्जर जस्टिस की होती है बात। पिटिशनर तो नहीं थे ना, मैंने ये बात तो सही की है ना। हुमायूं के साथ जाती है। सर मेरी बात सुने ना, मेरी बात नहीं, उसमें भी पिटिशनर थे। सलमान अकरम राजा साहब वो पिटिशनर थे उसके, ये पीटीआई के पिटिशनर थे, वो भी बीच में थे। अच्छा, अंजुम साहब आप क्या कहेंगे? जो कमल शाहजोब के साथ वो थे। जी, जी, कमल शाहजोब के अंजुम साथ साहब वो आप थे। इसका देखें जी, उसमें पीटीआई पार्टी नहीं थी। वो तो सारे वो फैसले भी आपके सामने हैं, वो जजेस भी सारे आपके सामने हैं, वो उनके सारे जो उनके घरेलू तलकात भी सारे आपके सामने हैं। तो वो फैसला जो था वो तो पीटीआई का फैसला था ना। तो अब जो फैसला है ये उनमें वो जज आज के फैसले में वो उनमें से जज मौजूद हैं, लेकिन ये है कि आज जो फैसला है ये आइन और कानून की बालादस्ती है और आइन और कानून के मुताबिक हुआ है। और मेरे ख्याल में बात यही है कि बजाय इसके कि हम पिछली कहानियों को चलाएं, हम आगे देखें। हम आपको हुकूमत आपसे बात करने के लिए तैयार है, वज़ीर आज़म आपसे बात करने के लिए तैयार है। आए मिलकर बैठें और जिन क्राइसिस से आज गुजर रहा है, आपने हाल ही में एक जंग फेस की है, अल्लाह ताला ने आपको फतह दिया है, दुनिया में इज्जत दी है। आगे भी आप ईरान के जो भी इजराइल के हालात हैं उसमें भी आपकी एक नुमाया पोजीशन बनी है। तो इस पोजीशन को कायम रखने के लिए, मुल्क के माशी हालात ठीक करने के लिए हम तो तमाम पार्टीज को कहते हैं कि मिल बैठ के मुल्क को आगे चलाएं। देखिए रोज़ाना की ये लॉन्ग मार्च और ये जलो गिरोह जिससे मुल्क हमेशा पीछे जाते हैं। और पाकिस्तान के इकनॉमिक हालात जो 4 साल में पीटीआई करके गई है वो भी पूरी पाकिस्तान दुनिया के सामने है कि आज पाकिस्तान जब पीटीआई हुकूमत ख़त्म हुई है तो डिफ़ॉल्ट के दाने पर था, ग्रे लिस्ट में था। तो ये सारी चीज़ें आप देखें कि 4 साल में आपकी जो करगी रही है। अब अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, आज ये पाकिस्तानी सोचें और मुल्क के लिए सोचें। तो हम तो कहते हैं कि आएँ बैठें मिल के बात करें और मुल्क को आगे लेकर आएं। उसका कोई एजेंडा और- वैसे बनना चाहिए बातचीत का। और उसमें आप ये देखें ना कि आपने अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट KPK की हुकूमत गिराई, आपने क्या हासिल किया? आपने मरकज़ से रिज़ाइन दिए, आपने क्या हासिल किया? आपने पंजाब से रिज़ाइन दिए, आपने क्या हासिल किया? इसके मुद्दे में अदम इस्तेकाम लेकर आए, उसके अलावा क्या आपने हासिल किया? और इसलिए मेरी ये गुजारिश है वो फैसले आपने किए हैं जो मैं समझता हूँ गलत फैसले किए हैं। अगर मैं कहूँगा कि अगर मेरी पार्टी भी फैसला है कि गलत फैसले किए थे आपने, और आज पूरी कौम उससे भुगत रही है। आपकी पार्टी तो भुगत रही है लेकिन पूरी कौम ही भुगत रही है। रोज़ाना आप लोग जब रोड पे आते हैं जलो गिरोह और अदारों के खिलाफ बात करते हैं, इस वक्त मिल के बात करें। मैं अहमद बिलाल साहब, सर अगर डायलॉग हो तो क्या लास्ट कपल ऑफ मिनट्स क्या किन स्ट्रक्चर्स पे होना चाहिए जो डायलॉग हो सर? जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात का कहा है कि बात आओ बैठती और बात होनी चाहिए हमारी। देखिए जब वो बैठते हैं तो फिर बातें तो फिर निकलती हैं उस वक्त, लेकिन बुनियादी तौर पे इनके जो 2-3 बातें हैं
अपने पीटीआई के बानी की रिहाई के बारे में एक उनका बुनियादी स्टांस है, और एक दो और बातें हैं, वो बैठ के बात कर लें, मेरे ख्याल में उसका रास्ता निकल सकता है। लेकिन ये एक दो नशिस्तों में शायद ना निकले, लेकिन ये गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि इतना वक्त पहले गुजर गया है। अगर गुफ्तगू में भी कुछ वक्त और निकल जाएगा तो कोई बुरी बात नहीं है, उसका रास्ता निकलने का एक ही हल है। और वो कौमी असम्बली के अंदर मैं समझता हूँ बहुत अच्छा था कि वो एक शुरू हुई थी गुफ्तगू, उसको अब्रप्टली इन्होंने रोक दिया, वरना उसमें से भी कुछ निकलने का इम्कान था। तो रास्ते तो बहुत से हैं, कौमी असम्बली में भी मौजूद है, वो उससे फ़ायदा उठाएं, और वहाँ पे मेरे ख्याल में उन्हीं लाइंस पे डायलॉग शुरू कर दें जहाँ पहले किए थे। आपको याद है एक बार पहले भी जब बातचीत शुरू हुई थी इलेक्शन से पहले, तो बहुत एक अच्छे नतीजे पे पहुंच गए थे, फिर उसको वीटो कर दिया गया था, तो वो बात आगे नहीं बढ़ी, वरना ये इलेक्शन फरवरी से बहुत पहले हो जाते, जुलाई में हो जाते, जुलाई 23 के अंदर। लेकिन वो फिर चूंकि नहीं माने थे, तो वो फिर देर हो गई, उसका नुकसान हुआ। तो मेरे ख्याल में फिलफौर ये बातचीत शुरू कर देनी चाहिए, और उस पर कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई डील नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, इसमें आपको अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने की भी ज़रूरत नहीं है, मौक़िफ़ पे डटे रहें, लेकिन बात करें, शायद आपका मौक़िफ़ दूसरी पार्टी मान ले। ठीक सर, आपने बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। सेनेटर हमारे साहब, सर लास्ट वर्ड आपसे और अंजुम वकील साहब से। सर वे फॉरवर्ड तो यही है, ईरान इसराइल में वॉर हुई, ज़ाहिर बात है आप लोगों को आपस में खासा कोई वॉर आप लोगों की नहीं हो रही, आप लोगों के अपना अपना एक नज़रियात हैं और अपने अपने ख्यालात हैं, और जमहूरियत में इख्तलाफ राय हुसन होता है। लेकिन अब वो भी इस नुक्ते पर आ गए हैं कि जी बातचीत अगर हो तो क्या इम्कानात हो सकते हैं। अंजुम वकील साहब कह रहे हैं कि आप माजी की बैगेज को छोड़कर हाल और मुस्तकबिल की बात करें। सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अब आप लोग भी चाह रहे थे, मैं स्वात में भी देख रहा था, मैं इसलिए आप कह रहे हैं कि आप बाकी सानियात का क्यों नहीं जिक्र कर रहे, लेकिन ज़रूरत है, इट्स अ केस इन पॉइंट। वहां बहुत से लोग ये तकाजा कर रहे हैं कि ये जो मामलात हैं इनके सुलझाव में भी तवज्जो देनी चाहिए, सियासी एजेंडा अपनी जगह, लेकिन आपके पास एक सूबाई हुकूमत है और माशाल्लाह थर्ड टर्म आपको मिली हुई है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। हमायूं साहब सर मुझे एक बात बताएं, मुझे एक चीज़ आप समझा दें कि ये कितनी दफ़ा सिंध में या पंजाब में सैलाब आए हैं, जहाँ पे वो लॉन्ग बूट्स पहन के और छतरी लेके और पता नहीं क्या कुछ लेके हमारे उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब जाके बैठ जाया करते थे। देखिए नागहानी जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, ज़लज़ला हो गया, आपका इस किस्म के सैलाब हो गए, आपको आंधी तूफ़ान हो गया, आपका आग हो गया, इस चीज़ के लिए आप लोग उसको सिर्फ कंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। एक दफ़ा वो आ जाए, आप उसके बाद उसको किसी न किसी तरीके से उसमें लोगों को बचा सकते हैं। लेकिन जब ये चीज़ आती है पूरी दुनिया में आप उसको नहीं, आप समझते हैं रेस्क्यू एफर्ट इससे बेहतर नहीं हो सकता था? और मुझे समझ नहीं आती, सुन ले मेरी समझ में, मैं जो देखता हूँ और जितनी मेरे में अक्ल है, मैं अक्ल कुल नहीं हूँ, उस वक्त की वहाँ के लोकल इंतज़ामिया सिवाय मेरे नज़र में सिवाय आर्म फोर्सेस के वो हेलीकॉप्टर जिनके पास उस तरह के हेलीकॉप्टर हैं, जिनके पास उस तरह की ट्रेनिंग है, उनके अलावा इनको बचा कोई नहीं सकता था। फिर इसका मतलब गफलत है ना इंतजामिया की। अगर हमारे पास अगर गवर्नमेंट ऑफ केपी के पास, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के पास उस तरह के हेलीकॉप्टर है, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, और उस तरह की ट्रेनिंग है, उन्होंने नहीं किया, तो 100% इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ केपी पे आती है। ठीक है, यू हैव हैमर्ड इट अगेन। ठीक है सर, वो ये चीजें होती हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, पंजाब में सबसे ज्यादा किसकी हुकूमत रही है? पीएमएलएन की रही है। जी पीएमएलएन की। आज भी ये कहते नून लीग की रही है ना ये और मुझे एक बात बताइए, जो हॉस्पिटल में 20 बच्चे एक ही वार्ड में मरे हैं, इसकी जिम्मेदारी पिछले 1 साल में कभी आपने, पिछले 15 साल में कभी इस तरह सुना है? पिछले 20 साल में सुना है? सर 2 wrongs don't make it right। अभी सुना ना, 1 साल में सुना है ना। अच्छा मुझे एक मिनट उधर तो आपको 2 wrong, मुझे अच्छा 1 मिनट है जाए, आप जहां भी प्रोग्राम कर रहे हैं ये पीटीवी में, उधर जाने के लिए आप वो नया जबरदस्त वो अंडरपास के अंदर पिछले दिनों उधर स्विमिंग पूल देखा था आपने? उस पे वो कोई एक प्राइम मिनिस्टर साहब थे जो कोई पता नहीं, वो उनको समझ नहीं आ रही कि इतने 1000 अरब रुपए लगे हैं,
ठीक है, उनसे अंजुम साहब हो पूछा है चुके आपने कि भाईजान इस्लामाबाद ये की इतने बात करें। हजार अंजुम साहब रुपए इस्लामाबाद की पानी एमएनए है जमा ना कराने के लिए किए थे। जी सर, देखें जी, वो देखें, आपके देखें भाईजान, उनसे सवाल हुआ था। अपनी गलती छुपाने के लिए आप दूसरों की गलतियां ना दोहराएं, आप अपनी गलती से देखें। लास्ट टाइम जो फ्लड आया था केपीके में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, उसके 15 साल से आपकी हुकूमत है, आपको बंदोबस्त करने चाहिए थे, आपको वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी आपके पास होने चाहिए थे। इतना बड़ा फंड होता है, कहाँ लेकर जाते हैं आप? केपीके में तो मुझे तरक्याती काम तो नज़र को नहीं आते। क्या क्या आपने मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया है 15 साल में कि आप कहेंगे जी पैसे हमने वहाँ लगा दिए हैं, ये इनके लिए बंदोबस्त नहीं है? ये आपकी जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारी ऑन करनी चाहिए। देखिए ना, हमारे अगर बच्चे वहाँ मासूम बच्चे फोत हुए हैं तो हमने वो जिम्मेदारी से उनको टैकल किया, उन लोगों को सजाएं दी और आइंदा के लिए उसकी रुकावट का बंदोबस्त किया। आप बताएं कि लास्ट टाइम जो केपीके में तबाही हुई थी उसके बाद उसके लिए आपने क्या प्रिकॉशनरी मेजर लिए? नहीं नहीं, ये आपका अहम नुकता है, लेकिन मेरा वक्त खत्म हो जा रहा है। आप 2022 की बात करें, गए थे, वहाँ बड़ी तबाही भी हुई थी। बार के बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, आपका सर, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। अंजुम वकील साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। मेरे ख्याल में वे फॉरवर्ड ये है कि एक तो बातचीत हुकूमत और अपोजिशन को करनी चाहिए, और अगर गलती की निशानदही करें तो उसका जवाब ये नहीं कि दूसरे ने गलती की है उस पर आपने क्या कहा। उसका जवाब यह है कि हम भी इसको बेहतर करने के लिए अपनी हतुल वज़ा कोशिश करेंगे, और दूसरों को भी जो है वो गलती अगर हो जाए या कोताही हो तो उसके तदारक के लिए अमली इक़दामात उठाने चाहिए। मेरे ख्याल में ये वे फॉरवर्ड होना चाहिए। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। मीटर रीडिंग का इख्तियार अब है अवाम के पास। मीटर रीडर से मिली निजात। अपना मीटर, अपनी रीडिंग, ना ओवर बिलिंग की परेशानी, ना ताखीर से रीडिंग की शिकायत। आम आदमी को मिली सहूलत ही सहूलत। वज़ीर आज़म का विजन, डिजिटाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। अब दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज मलिक साहब ने। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। सर, पाकिस्तान इंडिया में जब जंग हुई और हमने उनको धूल चिटाई, उसके बाद यही खदशात का इज़हार किया जा रहा था कि अब जंग में तो उन्होंने मार खा ली है, अब वो अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान में जो अपना एक इंतहाई अफसोसनाक और गलीज़ एजेंडा है उसको आगे करेंगे। और कल हमने देखा कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में मीर अली में जो सिक्योरिटी फोर्सेस का काफ़िला जा रहा था, उन्होंने बारूद भरी गाड़ी अपनी टकरा दी। उनके जो आलाकार हैं फितनल खवारिज, जिससे हमारे 13 जो फौजी हैं जवान वो शहीद हो गए, 4 ज़ख्मी हुए हैं, उनके 14 हमने जो खवारिज थे उनको भी मारा है। किस तरह देख रहे हैं, कैसे टैकल किया जाए ये जो फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में ऑपरेटिव हैं, और इस प्रॉक्सी वॉर को उधर तो हम डिप्लोमेटिक फ्रंट और मिलिट्री फ्रंट में और मीडियाई फ्रंट में तो हमने उनको काफ़ी जिसे कहते हैं पिटाई करवाई है उनकी, इस फ्रंट को अब कैसे टैकल किया जाए? थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम फॉर गेटिंग मी फॉर दिस प्रोग्राम। देखिए, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है क्योंकि मेरी वॉर ऑन टेरर में काफ़ी सर्विस थी, और उस सर्विस को देखते हुए मैंने एक बुक ऑथर की, इस पे एक किताब लिखी जिसका नाम है फाइटिंग शैडोज। 2 साल मैंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में टेररिज्म का जो सब्जेक्ट था वो पढ़ाया अभी। अच्छा। तो इसकी जो रिसर्चेस मैं देख रहा हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत पेनफुल है। मुझे दुख होता है कि अभी भी हमने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया था 2017 में, और अब दोबारा से ये जो एक मैं समझता हूँ एक मुश्किल है, वो दोबारा से हमारे सामने आ रही है। इसके मैं कहूँगा कि 3 पहलू हैं बेसिकली। पहला तो ये है कि जिस तरीके से आपने कन्वेंशनल जंग में इंडिया को धूल चटाई है, जैसे आपने जिक्र किया, तो एम्बैरेसमेंट को कवर करने के लिए शुरू से ये एंटिसिपेशन थी कि इंडिया कोवर्ट ऑपरेशंस को अपस्केल करेगा जी। और उसके लिए इंडिया के जो ऑप्शंस मिलती हैं वो ये है कि अफगानिस्तान में इंडिया के इनरोड्स रहे हैं जब अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस की गवर्नमेंट थी। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जब 2001 में अमेरिका ये जो वॉर ऑन टेरर, जिसको उसने इंड्योरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम का नाम दिया था, उसके लिए जब अमेरिका आया था तो जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त अमेरिका से ये डिमांड की थी कि नॉर्दर्न अलायंस शुड नॉट कम टू काबुल माउंटिंग योर टैंक्स।
लेकिन अमेरिका हैड नो अदर ऑप्शन बिकॉज उसने वो पार्टी जो कि तालिबान की एंटी थी उनको अपना अलाय बनाना था. So Northern Alliance did come to Kabul mounting US tanks और same day India came to Afghanistan, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया और इंडिया ने हमें टू फ्रंट सिनेरियो में फंसाए रखा. यस, उस वक्त के जो इन रोड्स थे, जो अपने लिंकेजेस क्रिएट किए थे इंडिया ने अफगानिस्तान में, वो अभी भी वो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है. दूसरा इसका पहलू ये है कि हमारे भी रिसेंटली पिछले 2-3 साल में अफगानिस्तान के साथ जब से अमेरिका का इख्ला हुआ है, कोई रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ बहुत मिसाली नहीं रहा. हम उनकी तरफ से हमें प्रॉब्लम्स फेस होती रही हैं, हमारी तरफ से उन्हें प्रॉब्लम्स फेस होती रही है, तो हमारी कोई बहुत ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट जो कि तालिबान की गवर्नमेंट है, जो हिस्टोरिकली हमारे अलाय थे, उनका भी टिल्ट जो है वो इंडिया की तरफ हो गया. तो वहां पे अफगानिस्तान में एक इशू है कैपेसिटी का और दूसरा इशू है विल पावर का, कि वो विल है उनकी इन चीज़ों को कंट्रोल करने की या नहीं. तो ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें ये चैलेंजेस दोबारा से इनका सामना है और हमारे बहादुर जवान जो है वो अपनी जानें दे रहे हैं. जो मैं समझता हूँ कि 2017 में जो हमने हासिल कर लिया था वो ग्रेजुअली हम अनफॉर्चुनेटली दोबारा से लूज कर रहे हैं. अब इसमें डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इसमें पहलू ये हो सकता है कि इंडिया को हम टिट फॉर टैट, जैसे जना ज़ियाउल्लाह के टाइम पे होता था कि यहाँ पे धमाका होता था तो वहां पे भी धमाका होता था, वो हमारा लिबर्टी अफेक्शन काफी हद तक कर्टेल हो गया 9/11 के बाद. तो जब तक अब अपन को, जैसे हमने कन्वेंशनल वॉर में ऐसे जवाब दिया है, इस तरीके से इस तरह के जंग में भी जब तक हम उसे जवाब नहीं देंगे तो वो बाज नहीं आएगा. और दूसरा ये है कि जो हमारे नेबर्स हैं लाइक अफगानिस्तान है, ईरान, इनके साथ हमें अपने तल्लुकात बेहतर करने चाहिए ताकि हम सब मिलके इस ये जो नई आफत है इसका सामना कर सकें. लेकिन जज साहब, आपने अफगानिस्तान की बात की, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें ताल्लुकात में और अपग्रेड करना चाहिए. अभी हाल ही में चाइना में सहफरीकी इजलास भी हुआ जिसमें चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब मौजूद थे. उसमें भी बड़ी अच्छी पेशरफ्त की हमें बताया गया कि हो रही है. फिर तालिबान हुकूमत की जानिब से कहा भी गया है, आपको याद होगा सेनेटर इसहाक़ डार साहब ने विजिट भी किया था काबुल, उन्होंने जॉइंट प्रेसर भी किया था, उन्होंने कहा हम अपनी ज़मीन आपके ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होने देंगे, और पाकिस्तान ने कहा हम रेसिप्रोकेट करेंगे, जो आपके यहाँ पर हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उनके जो इनखला का मामला है उसको में भी देखेंगे कि सिंपैथेटिक व्यू हो, और उसमें उन्हें बड़े मार्जिन्स भी दिए थे. लेकिन वो बात बन नहीं पाती. उसके बावजूद हम देखते हैं वहाँ से हमले होते हैं. इंडिया ऑब्वियसली इसको एबेट कर रहा है. आपके ख्याल में और क्या ऑप्शन हो सकती हैं? अब डिप्लोमेटिकली तो बहुत मरतबा ऐसी इंगेजमेंट्स हुई हैं लेकिन उसके अमली नताइज सामने नहीं आ रहे. देखिए, बहुत रिसेंटली बड़ी अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं विज़ावी अफगानिस्तान. दोनों मुल्कों को चाइना ने वहां पे उनकी मीटिंग करवाई जिसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई. उसके बाद जो इनके अफगानिस्तान के जो लीडर हैं उनका एक फतवा आया कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो ये जहाद नहीं होगा बल्कि ये कुफर होगा. वो बहुत खुश आइंद था और बहुत मतलब इससे उम्मीद एक जागी कि जी शायद अफगानिस्तान की जो सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी. आपने बिल्कुल सही कहा कि अफगान तालिबान के एक बड़े अहम रहनुमा ने कहा था, बल्कि फतवा दिया था कि इस तरह के हमले पाकिस्तान पे नहीं होने चाहिए. तो आप समझते हैं कि वहाँ की लीडरशिप अब डिसरे में है, मतलब उधर भी चेन ऑफ कमांड जो है वो टूटी हुई है कि उनकी बात नीचे तक नहीं जा पा रही? देखिए, हमने रिसेंटली देखा है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो है उसमें इंस्टेबिलिटी रही है. उनके कुछ मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया, कुछ ने, एक दो ने दे लेफ्ट द कंट्री. हक्कानी नेटवर्क जो कि बहुत एक पावरफुल नेटवर्क था अफगानिस्तान में, उसकी अभी उस तरीके की जो है ना उसका होल्ड नहीं है और उनका भी जो रोल है वो मिटिगेट हुआ है, वो कम हुआ है. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और फिर ये आपने देखा था कि ये यहाँ पे भी ये बातचीत शुरू हो गई थी कि जो मसूद शाह के जो बेटे हैं वो एक्टिव हो गए थे कि वो शायद वो वापस आए अफगानिस्तान में किसी फॉर्म में. ऑपोजिशन जो अफगानिस्तान की है वो दोबारा से एक्टिव हुई थी. तो मैं ये समझता हूँ कि यस, आपका बिल्कुल कंटेंशन ठीक है कि अफगानिस्तान में भी गवर्नमेंट लेवल पे इंस्टेबिलिटी है और सबसे बड़ा इशू है उनकी कैपेसिटी का कि क्या वो सारे जितने भी एरियाज हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं. तो अब आप क्या सजेस्ट करेंगे इस तरह के वाकयात की बेखनी के लिए? हमें एक बड़े ऑपरेशन की दोबारा ज़रूरत जो है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे जो ज़रूरी है वो एंगेजमेंट है विद इन द कंट्री एंड विद आवर नेबर्स, जो कि लाइक अफगानिस्तान, ईरान.
विद इन द कंट्री भी एंगेजमेंट की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हैं। आप सियासी एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं? सियासी हर एंगेजमेंट? तरह की एंगेजमेंट, अच्छा, हर तरह की एंगेजमेंट। और उसमें यह है कि टेम्परेचर्स को लोअर किया जाए और जो पब्लिक सेंटिमेंट्स को सूद किया जाए, और फिर जाके हम जैसे अभी बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेस भी हैं, मैंने वहां पे सर्व किया हुआ है। अच्छा। उनकी बात भी सुनी जाए, उनके साथ नेगोशिएशंस की जाए, नॉट विद दोज जो कि जिन्होंने टेररिज्म को या मिलिटेंसी को अडॉप्ट किया हुआ है, बट दो उन लोगों के साथ जो उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनका अजाला किया जाए। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि अफगानिस्तान जो है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, ये बहुत अरसे से डिस्टर्ब्ड है, तकरीबन 2 सेंचुरीज हो गई हैं। तो जो एक्सटर्नल पावर्स यहाँ पे आती है, या सोवियत यूनियन एक दफा आया है और यूएस 2 दफा यहाँ पे आया है जी। वो मजीद मेस क्रिएट करके गए हैं, वो इसकी स्टेबिलिटी में बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं कर सके। अब मैं समझता हूं कि वक्त ये है कि जो रीजनल कंट्रीज जो अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी की वजह से इफेक्ट होते हैं, वो दे शुड जॉइन हैंड्स। और जिसमें मैंने अपनी पीएचडी में ये प्रपोज किया था, गोल्डन रिंग ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और टर्की ये मिल के एक एफर्ट करें कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश मलिक साहब। आप खूबसूरती से तमाम सूरत का अहाता किया और आपने बताया आपने इस पर किताब भी लिखी है और बड़े अच्छे आपने सोल्यूशंस दिए। आई होप कि जो जिन 5 ममालिक की आपने बात की है उनमें यकसुई के साथ इस मामले को देखें, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो रहा है। 13 फौजी जवानों का, मैं 13 का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आप सोचें कि इसका कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है। उनकी पूरी फैमिलीज़ हैं, ख़ानदान हैं। इसके अलावा ना अनगिनत हम कुर्बानियाँ दे चुके हैं। 80-90 हज़ार के करीब हमारे आर्म फोर्सेस, सिविलियंस, पुलिस वाले अपनी शहादतें दे चुके हैं और इस सिलसिले को ज़रूर थमना चाहिए। हमारा रिजॉल्व है कि इसको हम जड़ से उखाड़ेंगे। इंशाल्लाह वी विल डू इट। जैसे हमने अपने से बड़े 4-3 गुना दुश्मन को धूल चिटाई है, इंशाल्लाह इन चंद मुट्ठी भर खारजियों को भी ठिकाने लगाएंगे। प्रोग्राम सच तो में नशिस्त कैसे लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। आपसे अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।